अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। आज हम इस अल्टरनेटिंग करंट का जो है वो सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है एसी थ्रू रजिस्टर से, यानी अल्टरनेटिंग करंट जब रजिस्टर में से गुजरता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है क्रॉस इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। अब ये जो V नॉट है ये मैक्सिमम करंट है और जो सिर्फ V है ये इंस्टेंटेनियस करंट है। और क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी साइन वेव बनती है, इसलिए साइन ओमेगा इसके साथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये देखें ये हमारे पास रजिस्टर है और ये एक एसी सोर्स इसके साथ लगा और ये इसके वोल्टेज लिखे हैं और IR करंट इसमें से पास कर रहा है और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जो होगा वो क्या होगा, VR होगा। तो नेक्स्ट जो है वी अप्लाई द ओम्स लॉ टू फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर। तो V इज इक्वल टू IR, जब हमने V इज इक्वल टू IR लगाया इसमें तो आप ये देख सकते हैं I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। V इज इक्वल टू IR लगा दें यहाँ पे, जैसे ये लगा हुआ है देखिए V इज इक्वल टू IR और I की जगह ये वैल्यू लगाएंगे साइन ओमेगा टी। IM वो ये भी मैक्सिमम होता है, नॉट भी मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट पावर डिसिपेशन, इसमें इसकी खसूसियात में है एज द करंट ऑसिलेट्स द इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ दे कोलाइड विद द लैटिस एंड प्रोड्यूस द थर्मल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जो पास करेंगे रजिस्टर में से, इस रजिस्टर में से वो इसके जो एटम होंगे उनके साथ टकराएंगे और टकराने से थर्मल एनर्जी पैदा होगी और इसी को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन हो रही है। दिस थर्मल एनर्जी अपेयर्स एज अ पावर लॉस इन द रजिस्टर। तो पावर लॉस इन द रजिस्टर जो है वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या VI होता है। अब ये भी याद रखिएगा कि AC में ना तो करंट लीड करता है वोल्टेज को और ना लैग करता है उससे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये V और I इन फेज़ हैं और दोनों साइनोसाइडल वेव्स हैं और ये एक फ्रीक्वेंसी यानी एक वेव है तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी आप यहाँ से ले सकते हैं और फेज़ एंगल भी मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ π/2 होगा जब हाफ वेव हो जाएगी तो पाई, जब हाफ से ज़्यादा हो जाएगी तो जो नेगेटिव पीक होगी उस पर 3π/2 और पूरी वेव का एंगल 2π हो जाएगा। तो ना तो इसमें करंट लीड करता है ना लैग। और ये याद रखिएगा इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी जहाँ पे करंट और वोल्टेज इन फेज़ हो जाए, वहाँ पे पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, डिसिपेशन पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी AC थ्रू कैपेसिटर। अब कैपेसिटर वैसे भी एक AC डिवाइस है, तो ये याद रखिएगा जब कैपेसिटर में से करंट गुजरता है तो होता क्या है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल 90 डिग्री, यानी π/2 जो है वो आगे चलेगा करंट वोल्टेज से। अगर हम AC थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे कैसे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें कैपेसिटर जो है वो करंट को स्टोर कर लेते हैं, यानी चार्जेस को स्टोर कर लेता है। अब क्योंकि AC साइकिल है तो AC साइकिल में करंट एक दफ़ा मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हो के फिर ज़ीरो हो जाता है। तो होता ये है कि जब ये करंट हमारे पास ज़ीरो हो रहा होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपना करंट देना शुरू कर देता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपना करंट देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से करंट लीड कर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV और V मैंने अभी आपको बताया था कि V बराबर होता है V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के, तो ये Q नॉट हो सकता है। अब स्लो ऑफ QT कर्व, ये बड़ी अहम बात है, ज़रा इसको देखें। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको इस ग्राफ में, ये चार्ज की लाइन है और I ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से शुरू हो रही है और जो वोल्टेज की लाइन है ये कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो यहाँ से इसकी यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करंट लीड कर रहा है π/2 एंगल, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया 90 डिग्री। अब स्लोप ऑफ QT कर्व, असल में इसमें हमें स्लोप को डिस्कस करना होता है, ना पॉइंट टू पॉइंट, ना कि हमें इसको डिस्कस करना है करंट को या वोल्टेज को। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है tan थीटा, या आप ये कह सकते हैं QT कर्व की स्लोप जो होती है वो चार्ज बटा टाइम होती है, यानी चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम एट O। यानी यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये देखें यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ इसके, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा जब ये Q पे, सिर्फ Q पे, ये O पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाए तो टेंजेंट से हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो O पे स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ स्लोप वैसे भी याद रखिएगा, स्लोप की डेफिनेशन होती है राइज
ओवर रन, यानी वो राइज भी करेगी रन भी करेगी। जब ओ पे आप स्लोप ड्रॉ करेंगे ऐसे तो वो एक सीधी लाइन बन जाएगी, वो राइज भी कर रही होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी स्ट्रेट, और वो रन भी कर रही होगी। तो आप ये देखें तो फिर होगा क्या कि वहाँ पे जब आप स्लोप लेंगे tan थीटा लेंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगी और करंट मैक्सिमम होगा। तो आप ज़रा ओ पे देखें, चार्ज तो ज़ीरो है लेकिन चार्ज की स्लोप मैक्सिमम यानी करंट मैक्सिमम है। तो फिर ये देखेंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ऐसे ही आप ज़रा इधर आ जाएं, आप फ्रॉम ओ टू ए, अब अगर मैं ए पॉइंट पे आ जाऊँ यहाँ पे, यानी कि ये ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी ए पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन राइज नहीं करेगी, वो तो सिर्फ रनिंग करेगी। तो राइज ओवर रन है ना, तो राइज तो ज़ीरो है। जब राइज ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है। तो ये ज़रा गौर से देख लें, अगर आप ये वाली करंट की लाइन देखें तो ए पे करंट यहाँ ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको, और इसी तरह ये आगे भी आगे चल रहा है। तो यहाँ पे इन दिस वे द कर्व PNRST गिव्स द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। ये देखिए P, ये N, ये R, ये S और ये T, तो ये वेरिएशन दे रहे हैं ना आपको करंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो और ये बात साबित भी हो रही है, जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है वहाँ करंट मैक्सिमम है, जहाँ स्लोप ज़ीरो है वहाँ पे करंट भी ज़ीरो है। तो O पे मैक्सिमम है, फिर से बता देता हूँ, और A पे स्लोप ज़ीरो है। तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है। और जो XC है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं, और ये VRMS और IR यानी ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये इसका फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पे, 2πfc हो गया, ये 1/2πfc। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देख लें AC थ्रू इंडक्टर। तो AC थ्रू इंडक्टर क्या है? एन इंडक्टर इज यूजुअली द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड वाउंड फ्रॉम अ थिक वायर ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। यानी असल में ये इंडक्टर ही है और सोलिनॉइड की तरह ही बना होता है। इट हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी चौक है ना, क्योंकि ये एक किस्म का चौक ही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एंड इंडक्टर इज अ DC डिवाइस। जैसे कैपेसिटर एक AC डिवाइस है उसी तरह इंडक्टर एक DC डिवाइस है। ये बात हमें यहाँ याद रखनी होगी। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है। और हमें लेंजिस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड EMF को जो चीज़ या इंड्यूस करंट को जो चीज़ पैदा करती है ये उसी को अपोज करता है। तो इस वजह से इसमें वोल्टेज लीड कर जाते हैं π/2 एंगल और करंट पीछे रह जाता है। तो ये देखें जी, ये AC थ्रू इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है हमारे पास और ये उसमें वोल्टेज है। और ये बड़ी अहम बात है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होती है जो लेंजिस लॉ के मुताबिक करंट को अपोज करती है। तो इसकी वजह से वोल्टेज इसमें लीड कर जाते हैं और जो है वोल्टेज लीड कर जाते हैं जबकि करंट लैग कर जाता है। और कितना होगा? π/2 होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें इसकी, ज़रा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये वोल्टेज है, तो ये π/2 से शुरू हो रहा है। रेड वाली लाइन जो है ये करंट है, तो ये 0 से शुरू कर रही है। तो अगर मैं शेप का नाम लूँ तो करंट की लाइन जो है वो आप देख सकते हैं, ये साइन वेव है, और जो वोल्टेज की लाइन है ये असल में कोसाइन वेव है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अहम बात है पढ़ने वाली वो ये है कि इसको अगर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा? V और I का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी पावर पॉजिटिव होगी। तो अगर V और I का प्रोडक्ट आप यहाँ देखें ज़रा, ये फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ तक ये 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वार्टर है, 90 डिग्री तक। अगर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वार्टर है तो देखें ब्लू लाइन भी पॉजिटिव है, यानी मेन पोजीशन से ऊपर है, और रेड लाइन भी ऊपर है। तो ये V और I का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा? पावर इज गिवन बाय द सोर्स टू इंडक्टर। यानी अगर V और I का प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ तो जो पावर है वो बैटरी डिलीवर कर रही होगी इंडक्टर को, और इंडक्टर भी तो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो सेकंड क्वार्टर में देखें, ये 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वार्टर है। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो करंट तो पॉजिटिव है 90 से 180 तक, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है। तो जब वोल्टेज नेगेटिव है तो आप ज़रा गौर करें कि ये वोल्टेज नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर में V और I का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये होगा पावर इज़ गिवन बाय द इंडक्टर टू द सोर्स।
यानी अब इंडक्टर जो है वो अपनी स्टोर की हुई एनर्जी छोड़ रहा है बैटरी की तरफ। और थर्ड क्वार्टर में फिर से ये देखें ज़रा, ये 180 से 270 तक है, तो यहाँ पे करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव। तो थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, पावर इज़ गिवन बाय द सोर्स टू द इंडक्टर। तो ये फोर्थ क्वार्टर में भी फिर नेगेटिव प्रोडक्ट आ गई। तो ये इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों क्वार्टर आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप इस 4 पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और जैसे मैंने समझाया नेगेटिव और पॉजिटिव के लिहाज से वैसे ही इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट जी देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस उसी तरह आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का रेशो है और 2πfl या ओमेगा एल इसका फार्मूला है। और इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस की होती है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आप देख सकते हैं आरएल सीरीज सर्किट। तो ये हमारे पास एक आरएल सीरीज सर्किट है। आप इसको जो है देख सकते हैं आर और एल यानी इंडक्टर और जो है एक रेजिस्टर हमने क्या किया सीरीज में लगाया हुआ है। अब क्वालिटीज़ तो वही हैं। द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आर इज ड्रॉन अलोंग दिस लाइन। द पोटेंशियल ड्रॉप आरएमएस इन फेज। तो जाहिर बात है करंट आप देखें कि इन फेज होगा रेजिस्टर में तो इन फेज ही रहेगा ना, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा। तो इसीलिए ये XL ये इस तरह बनेगा। ये देखें तो ये XL और R ये 90 डिग्री पे होंगे। तो ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमने इनकी एक मीन पोजीशन ड्रॉ कर ली ये, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी कंप्लीट कर ली जैसे कि ये मैंने कर ली, यहाँ पे भी करके दिखा दिया आपको। यानी ये इसी डायग्राम से बनाई है। अभी मैंने आपको बताया ना कि करंट तो लीड करेगा कैपेसिटर में, लेकिन इंडक्टर में करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। और रेजिस्टर के केस में ये दोनों इन फेज होंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। जब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो देखें इसको कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होती है इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं जी जो है ये इम्पीडेंस है, और इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं द कंबाइन इफेक्ट ऑफ कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टर। कंबाइन इफेक्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, देखें इसको, इस ट्राइंगल को हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें ये फार्मूला मिल गया। अब एक्सएल की वैल्यू लगा ली, और ये 1/2 का मतलब तो स्क्वायर रूट ही है ना, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू लगा के दिखा दी। अब आप देख सकते हैं इसी में हमने tan थीटा लिया। इसी में tan थीटा क्या होगा, एक्सएल ओवर आर। तो tan का इन्वर्स कर लिया, तो ये tan का इन्वर्स हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास RL सीरीज सर्किट था, और ये उसमें हमने इम्पीडेंस भी निकाल ली। अब RC सीरीज सर्किट यानी अब हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया। तो रेजिस्टर में फिर वैसे ही होगा, करंट इन फेज होगा और वोल्टेज, और कैपेसिटर जो है इसमें करंट लीड करेगा। तो इसकी डायग्राम कैसे हो जाएगी, ये देखें, ये आ गई इसकी डायग्राम। तो ये देखें करंट और वोल्टेज इन फेज है, और यहाँ पे देखें वोल्टेज लैग कर रहा है। तो रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेज है, और इसी तरह इसकी हमने एक मीन ड्रॉ कर ली और ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ये देखें आप, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया बिल्कुल उसी तरह। और इसी तरह हमने ओमेगा की XC की वैल्यू जो मैंने पीछे बताई थी वो लगा दी। तो और यही इसका डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा भी ले लिया। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक रिलेशन बन गया हमारे पास, डायरेक्शन भी निकल आई और AC, और ये भी हो गया हमारे पास।